चलो स्टार्ट कर देते हैं, फिर जैसे जैसे आते जाएंगे। अच्छा जी, आप लोग देखो पेज नंबर 395 है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं ना किया था फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, तो आप लोगों का ये है। और इसमें बेसिकली रेड बुक से टेस्टिंग जो है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो उसी रेड बुक से ही करनी है पार्ट 2 से। लेकिन उसमें है कि पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर है ही नहीं, और पेपर पास्ट पेपर्स में काफी सारे क्वेश्चंस में फाइंड करने को दिया हुआ है, रिग्रेशन इक्वेशन और कोरिलेशन के बारे में फाइंड करने को दिया हुआ है, तो हमें ये करना पड़ेगा। पहले मुझे लग रहा था कि उससे ही काम चल जाएगा, लेकिन अच्छा, आप लोग रिग्रेशन के इस बारे में सुन लो, रिग्रेशन और कोरिलेशन। क्या इस चैप्टर में हम लोग, और आगे मल्टीपल रिग्रेशन भी है, लेकिन वो बस यही है कि 2 से वेरिएबल ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास क्या है, मैं साथ साथ ही आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, रिग्रेशन और कोरिलेशन। अच्छा, इन दोनों में फर्क है, हम दोनों इस दोनों में बेसिकली क्या देखते हैं, एसोसिएशन देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, कोई भी दो से हमारे पास जो स्टडी वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास अंडर स्टडी कोई भी हमारे पास टर्म है, वो हमारे पास वेरिएबल्स उनको हम कह देंगे। ठीक है ना, डेटा सेट पूरा होगा हमारे पास दो तरह के, उनके दरमियान हमने रिलेशनशिप चेक करना है, एसोसिएशन चेक करनी है कि एक दूसरे पे उनका अफेक्ट है या नहीं, या एक का अफेक्ट दूसरे पे है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग रिग्रेशन या कोरिलेशन यूज करते हैं। इन दोनों में आप फर्क देखना, मैं वैसे है कि अलग अलग बताते होते हैं, लेकिन अब आप लोगों का टाइम इतना नहीं है, तो आप लोगों को मैं इकट्ठा ही बता रही हूँ। रिग्रेशन में होता है आप लोगों के पास, अगर एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, इसमें आप लोगों के पास क्या होता है, एक्स और वाई, और एक्स आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग ना नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है सारा, लेकिन वो है कि सारा आप लोगों को रीड आउट करना पड़ेगा। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी मैं रिग्रेशन को ही एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन दोनों का डिफरेंस जरा एक दफा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रिग्रेशन में क्या होता है, बेसिकली हम अफेक्ट चेक करते हैं कि क्या अफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट चेक करते हैं कि इसके ऊपर कितना है। फॉर एग्जांपल आप कह दो स्टडी आवर्स, एक्स आपके पास क्या है, स्टडी आवर्स है कि स्टूडेंट कितना पढ़ रहे हैं, और वाई आपके पास क्या है, मार्क्स है। ठीक है, ये दो मतलब कि दो हमारे पास डेटा सेट थे, उनको हमने दो वेरिएबल से शो कर दिया है। इसको हमने स्टडी आवर्स का हमारे पास डाटा था डिफरेंट स्टूडेंट्स के, या एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट स्टडी आवर्स थे, और उनके या फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स के हर किसी के स्टडी आवर्स थे कि कौन कितना पढ़ता है, वो हमारे पास उसका डाटा था। हमने उसको एक्स से डिनोट कर दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, स्टडी आवर्स तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे, और मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं स्टडी आवर्स पे कि कितना पढ़ा था। तो हमारे पास क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टडी आवर्स यानी कि ये जो मार्क्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके स्टडी आवर्स पे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका होगा। इसी तरह से आप लोग दूसरी एक एग्जांपल ले लो, एक्स और वाई। एक्स आपके पास कह लो सनलाइट है, ठीक है, सूरज की रोशनी, और वाई आपके पास है ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ ट्यूलिप्स कह लो। ठीक है ना, कि ट्यूलिप्स किस तरह से बढ़ते हैं वो आपके डिपेंड कर रहे हैं किस पे, कि उनको सनलाइट कितनी मिल रही है। अभी हम क्या करें, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एक है। ठीक है ना, जब हमारे पास ज्यादा होंगे फिर वो मल्टीपल रिग्रेशन बन जाएगी। अभी हमारे पास सिंपल रिग्रेशन है, लिख भी लो कौन सी रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन है। तो आप लोगों के पास क्या है कि ग्रोथ ऑफ ट्यूलिप्स हमने जस्ट एक फैक्टर को, वो एक फैक्टर को इसलिए क्योंकि इसी वजह से सिंपल है क्योंकि हम जस्ट सनलाइट को स्टडी कर रहे हैं। वरना अगर आप लोग रियल लाइफ में देखो तो सिर्फ ग्रोथ जो है सनलाइट पे इफेक्ट नहीं करती है, फर्टिलाइजर पे इफेक्ट करती है, पानी कितना दिया जाता है उसको उस पर इफेक्ट करती है। तो काफी सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जो उस पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम जस्ट एक फैक्टर का अफेक्ट करना देखना चाहते हैं कि कितना अफेक्ट है इसका, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां पे यूज कर लेंगे। और अब देखो सनलाइट तो इंडिपेंडेंट है ना, वो सनलाइट तो हमारी मर्जी से चेंज नहीं होगी, वो तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो जबकि ये चीज डिपेंड कर रही है, ग्रोथ ऑफ ट्यूलिप्स जो है ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, सनलाइट पे। तो ये हमारे पास मेन आप लोगों का रिग्रेशन में ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान अफेक्ट, लेकिन उनमें से एक क्या होता है डिपेंडेंट होता है और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। अब कोरिलेशन में क्या होता है, उसमें भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन ही पढ़ते हैं, अफेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं होता। उसमें जस्ट अगर हमने एक वेरिएबल एक्स का है तो वो कोई इंडिपेंडेंट, हम ये नहीं कहेंगे कि वाई उस पर डिपेंडेंट है, और एक वेरिएबल वाई है तो ये दोनों इक्वल है। बस हमने चेक करना है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये नहीं है कि वाई उस पे एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये फर्क है उसमें सिंपल रिग्रेशन में और कोरिलेशन में। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हो डिपेंडेंट, चलो खैर इसकी जब एग्जांपल की बारी आएगी तब मैं, तो अभी हमने कौन सा करना है, कोरिलेशन, रिग्रेशन को थोड़ा सा करते हैं पहले, फिर कोरिलेशन पे जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये फर्क साथ ही मैंने बता दिया कि आप लोगों को याद रहे कि कोरिलेशन के टाइम क्या होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देखना हमने, जस्ट दो सिंपल वेरिएबल्स हैं और वो दो उनका आपस में हमने इफेक्ट चेक करना। ठीक है, ये आप लोगों का है नहीं, इसमें हमने जो काम करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो पता चल गया कि ये वेरिएबल्स हमने इस तरह से पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग देखो कि हमारे पास इसका मॉडल आ जाएगा। ये हमारे पास पॉपुलेशन का मॉडल है, क्या होगा, म्यू ऑफ वाई कह दो, यहाँ पे उन्होंने वाई से ही शो किया है, किसी चीज से भी शो करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमने वाई को देखना है किस तरह से होता है, ए इस तरह से कह लो या अल्फा भी कह देते हैं, ए कह दो, ए प्लस बी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग के y की जो वैल्यू होगी, y का जो ओवरऑल मीन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, a b, यानी कि ये इसके कोफिशिएंट्स है, और मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी कि x इस साइड पे है कि x की वैल्यू जो आएगी उसके मुताबिक हमारे पास y की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास रिग्रेशन का मॉडल है पॉपुलेशन के लिहाज से। लेकिन जो हम बनाते हैं सैंपल मॉडल, वो क्या होता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू a या अल्फा भी आ जाता है। आप लोग एक मिनट बुक में क्या है आपकी, अल्फा ही है, वो मैयर जिसको कर लिया उसको अल्फा बीटा से शुरू कर दो बेशक। ठीक है, अल्फा बीटा इसी से कर लेंगे। ठीक है, या आप लोग के फर्क किससे कर लो, पॉपुलेशन में ए बी यूज किया, इसमें हमने अल्फा बीटा यूज किया। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, और ये छोटा सा i यहाँ पे बेशक आप लोग डाल दो। ठीक है, और एक चीज का फर्क आएगा यहाँ पे, देखो ये पॉपुलेशन का है ना और ये हमारे पास अपना सैंपल का है, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एरर टर्म। अब एरर टर्म क्यों आई है, एरर का मैंने आपको बताया था कि एरर हमारे पास स्टैट्स में मोस्टली गलती नहीं होती है, जस्ट वो जो टाइप 1 टाइप 2 एरर था वो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में उसका तो मतलब ही और होता है। लेकिन जब हमारे पास पॉपुलेशन और सैंपल के लिहाज से हम देख रहे होते हैं तो एरर क्या होता है, बेसिकली वो डिफरेंस होता है पॉपुलेशन की जो रियल वैल्यू थी उससे और हमारी जो सैंपल वैल्यू आई थी उससे कितना डिफरेंस। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एरर को आप लोग लिख भी सकते हो, क्या होता है, डेविएशन होती है। कि किस चीज की डेविएशन होती है, कि इन दोनों की वैल्यूज, क्योंकि हम तो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर नहीं सकते, हमें तो एक अंदाजा होता है कि पॉपुलेशन की जो रियल वैल्यू होती है मीन की वो ये होती है। लेकिन सैंपल हम क्या करते हैं कि कोशिश तो करते हैं कि उसको हम अच्छे तरीके से करें, सैंपल लें सही तरह से, सही प्रोसीजर से सैम्पलिंग लें करें, और उसके बाद उसके जो एनालिसिस है वो भी प्रॉपरली करें कि हमारे पास जो वैल्यू आए मीन की, पॉपुलेशन मीन की, वो क्या हो कि काफी क्लोज हो, सैंपल मीन की जो वैल्यू है वो काफी क्लोज हो पॉपुलेशन मीन की। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम कह देते हैं कि एक एरर टर्म यहाँ पे हम रखेंगे कि एरर आपके पास क्या होता है कि थोड़ी सी जो इसमें जो डिफरेंस आ जाता है ना, बेशक इसको इस तरह से लिख लो, y/5 माइनस में, या फिर म्यू माइनस y/5 इस तरह से, तो जो थोड़ा सा फर्क आएगा ना उसके दरमियान, क्योंकि हम बिल्कुल पूरी पॉपुलेशन को तो हम स्टडी कर नहीं रहे हैं, ये इस वजह से फर्क आता है कि हम पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा स्टडी कर रहे हैं, तो वो फर्क तो आएगा ही आएगा। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने से ऑब्वियसली जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो पूरे, हम लोग सैंपल एक स्मॉल पार्ट को स्टडी करने से वो वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो ये जो फर्क होता है ना, इसका थोड़ा सा जो फर्क होता है वो क्या होता है, एरर होता है। तो गलती नहीं होती, एरर क्या होता है, डेविएशन होती है, डिफरेंस होता है कि कितना उसमें फर्क है। अच्छा, अब आप लोग देखो कि ये हमारे पास, हमने इससे डील करना है, इससे हमारा कोई, क्योंकि हमने सैंपल में से ही हमने सैंपल लिया हुआ होता है, तो जस्ट आप लोगों को बताना था कि ये फर्क है कि उसमें एरर टर्म नहीं आती है क्योंकि वो एग्जैक्ट
वैल्यू होती है और इसमें सैंपल का जो मॉडल हमने स्टडी करना है बेसिकली वो ये है। तो रिग्रेशन मॉडल आप लोगों के पास ये है, ये आप लोगों का ये एक स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने उस इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे या इकोनोमेट्रिक्स अगर पढ़ी है उसमें भी इस तरह से मॉडल्स होते हैं। तो अल्फा बीटा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एरर का तो पता चल गया आप लोगों को काफी हद तक। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अल्फा आपके पास क्या होती है? अल्फा को कहते हैं इंटरसेप्ट और बीटा होती है स्लोप। ठीक है, ये फिलहाल नाम इनके लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये होते क्या है। ठीक है ना, अल्फा इंटरसेप्ट है और बीटा क्या है? स्लोप है। अच्छा, अब आप लोग देखो कि सबसे पहले हमारे पास हम लोग जो जब रिग्रेशन करने लगते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है? रिग्रेशन की जो टाइप्स होती हैं उसमें अभी ये तो हमें पता चल गया कि हमने दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना है, लेकिन अगर है कि हमारे पास कि हमने किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, हमारे पास दो तरह से होते हैं तकरीबन, एक होता है लीनियर और दूसरा कर्वी लीनियर होता है, जिसमें आपके पास बस लीनियर नहीं बनता है, वो कर्व भी बन सकती है, वो कुछ किसी तरह की भी शेप उसकी बन सकती है। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसमें आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने मैथ भी पढ़ा होगा कि लीनियर हमारे पास क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शंस, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें वेरिएबल्स की एक तो पावर क्या होती है? सिंपल 1 होती है, कोई उसकी स्क्वायर या क्यूब या इस तरह की पावर नहीं होती है, जस्ट क्या होती है? पावर 1 होती है। कोई भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, उस सब की पावर क्या होगी? 1 होगी। इस तरह के रिलेशनशिप को हम वो कहते हैं। और इसकी एक और मिसाल आप लोग इस तरह से भी कर लो कि लीनियर रिलेशनशिप किस तरह का है कि जो अगर दो चीजों के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप बने कि उनकी अगर हम उनको प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बने, ठीक है, फॉर यानी कि दूसरे सेंस में कि एक के बढ़ने से दूसरा भी इंक्रीज करे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि साथ साथ आप उसमें इंक्रीज कर रहे हैं ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो दो तीन इसके इस तरह से अगर आपकी लाइन बन रही है, ठीक है, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को अगर हम ना भी देखें तो हमारे पास क्या है कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी क्या बढ़ रहा है। देखो ना, ये यहाँ पे एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, तो एक के इंक्रीज करने से दूसरा भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। देखो ये यहाँ पे एक्स, यहाँ इस वाई एक्सिस से देखें, ये यहाँ पे स्मॉल थी, अब यहाँ पे फिर इंक्रीज होती गई, और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे भी क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी वेरिएबल इंक्रीज हो, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? लीनियर रिलेशनशिप, जो लाइन फॉर्म करता है और उसकी वेरिएबल्स की पावर भी क्या होती है? जस्ट 1 होती है। तो हमारे पास अभी जो हमने पढ़ना है वो लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ना है, ठीक है ना, लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे। कर्वी लीनियर दूसरी होती है, उससे आप लोगों का अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ना, उसका वो कर्व फॉर्म करती है वो। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लीनियर, उसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ, पहले आप लोग ये देख लो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, ये चेक करते हो रिग्रेशन के टाइम कि हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, वेरिएबल्स है हमारे पास, एक्स है और वाई है, और हमने उसका डाटा कलेक्ट किया और हम चेक करें कि इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप चेक करना है कि कोई है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप लोग रियल लाइफ में देख लो कि ये जो साइंटिस्ट हैं, आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी कंडीशन देख के आपको मना कर देते हैं कि ये वाली चीजें नहीं खानी या ये वाली चीजें खानी है। तो वो क्यों मना करते हैं या क्यों आपको रिकमेंड करते हैं? वो इसी वजह से कि वो पहले साइंटिफिकली वो चीजें प्रूव हो चुकी नहीं है, अफेक्ट देख लिया हुआ है कि इस बीमारी के साथ इस खुराक का क्या अफेक्ट है, कि ये इसको इंक्रीज करती है या बढ़ाती है या उसको कम करती है। तो ये सारे अफेक्ट्स जो है ना देखे हुए हैं साइंटिस्ट ने, और अभी भी रेगुलरली लोग रिलेशनशिप किसी भी फील्ड में हो, वो आप किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करें तो रिग्रेशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आप लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, आप लोगों के पास एक्स है, वाई है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने अफेक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, प्लॉट करोगे, ठीक है। उस प्लॉट करने को आप कहते हो 396 पेज पे देखो, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो एक्स का डाटा और वाई का डाटा है ना, इसको हम प्लॉट कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप या फिर ये कि अगर रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो फिर कि हम देखेंगे किस तरह का रिलेशनशिप है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, एक्स को आप लोग इस पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे इंडिपेंडेंट पे, और वाई अगर इस तरह से आपका, तो आप इनको प्लॉट करते हो तो फिर क्या होगा, अगर हमारे पास वैल्यूज ये सारी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं,
है ना, प्लॉट करते हो आप लोग तो यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तो डॉट लगा देते हो। इस तरह से अगर आप लोग प्लॉट करो तो आप लोग देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है ना। अगर हम इसके डाटा को ओवरऑल पैटर्न इसका देखें तो हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सारी वैल्यूज की जो है वो जो शेप बन रही है वो एक लाइन की बन रही है। तो ये क्या होगा, हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अच्छा, दो तरह से होते हैं लेकिन ये लीनियर रिलेशनशिप है। दूसरा आप लोग देख लो कि हमारे पास क्या इस तरह से शेप बन रही है, ये होगा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, ये होगा नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव क्या होगा कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, और नेगेटिव क्या होगा, ये नेगेटिव है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। तो ये आप लोग लेकिन है दोनों लीनियर ही, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरी बात है, लेकिन ये है क्या, लीनियर रिलेशनशिप ही है। और अगर आप लोग इसके सी उसमें देखो, ये ए और बी है, आप लोग सी पार्ट में देखो इसके क्या है, क्या आपके पास कर्वी लीनियर कर्व सी बन रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होगा। और अगर आप डी वाले में देखो, डी डायग्राम में, तो वहां पे कोई रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा, सारे ऐसे जो है ना एक जगह पे क्लस्टर से बना दिए उन्होंने, कोई खास कोई यहाँ पे नहीं है कि लाइन बन रही है या कुछ भी नहीं है। तो आपके पास अगर लाइन बनेगी भी तो इस फॉर्म में बनेगी, अगर इस आप इस डायग्राम को देखो तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब है रिग्रेशन, मतलब सिंपल उसका नहीं है रिलेशनशिप। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास डाटा होगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्लॉटिंग करके चेक करना है कि रिलेशनशिप है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा रिलेशनशिप है, तो उसके मुताबिक भी हम इक्वेशन लगाएंगे ना। अगर कर्वी लीनियर है तो कर्वी लीनियर के लिए और तरह से मॉडल बनता है। कर्वी लीनियर में आपके पास जो ये अल्फा बीटा हमने इस तरह से पढ़ा है ना, फिर आप लोगों के पास क्या आ जाती है, पावर भी आ जाती है, इस तरह से बनता है। तो ऑब्वियसली आप लोग का मॉडल ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली चलोगे ना कि अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो आप लोग तभी उसको लीनियर का मॉडल यूज करोगे। और लीनियर का मॉडल आप लोगों के पास ये होता है। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों के पास अल्फा और बीटा बेसिकली होता क्या है। ये आप लोग का ये बनाते हो ना स्कैटर डायग्राम, तो इसमें आप लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर आप लोग की जो ये लाइन है इस तरह से स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है, रिलेशनशिप है, तो आप लोग का जो अल्फा होगा वाई, इसे इंटरसेप्ट भी कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे होता है। ये आप लोग का वो पॉइंट होगा जो बिल्कुल ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस पे उसको टच जो करती है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये होता है अल्फा, ठीक है। समझ गए, जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा अल्फा का पॉइंट होता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि हमारे पास y, देखो ये मॉडल है ना कि y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इस पूरे मॉडल के, जिसमें एरर टर्म भी आ जाती है कि हमारे पास डेविएशन में फर्क है। हमारे पास बीटा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसका अपना कोफिशिएंट है, इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। और हमारे पास अल्फा के अलग से, अल्फा के साथ कोई x नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि y किस पे डिपेंड करता है, x पे, और x के साथ उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट है जो बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। दोबारा सुन लो कि y और x के दरमियान हमने यही देखना है ना, हमने रिलेशनशिप तो इन दोनों के दरमियान ही देखना है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बताएगा कि कितना रिलेशनशिप है वो बीटा ही बताएगा, ये इसका कोफिशिएंट होता है वो ही बताएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा क्या है, हमारे पास एरर भी समझ आ गई, बीटा भी समझ आ गई कि बीटा ने एक्सप्लेन करना है y और x के दरमियान कितना रिलेशनशिप है। लेकिन अल्फा क्या है, अल्फा आपको सिर्फ y की वैल्यू तब हमारे पास होगी, यानी कि y की जो हमने डिटरमिन करनी है कि क्या हमारे पास वैल्यू है, वो कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास ये x जो है ना या इनमें से बीटा हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो हो जाएगा यानी कि बिल्कुल ये x के हमारे पास कोई प्लॉट करने को कुछ भी नहीं होगा, लाइन वगैरह कुछ भी नहीं बनाने को होगा, ये पूरी टर्म ही जीरो हो गई। क्या बच गया, y of i is equals to 0 बच गया, सॉरी अल्फा बच गया, ठीक है। एरर टर्म तो हम वैसे लिख देते हैं ना कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको शो करने के लिए, वरना सिंपल ये बच गया आपके पास कि हमारे पास y i किसके इक्वल है, जो अल्फा की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जब x की सारी हैं ही जीरो तो y ने ऑब्वियसली, अल्फा ने ऑब्वियसली इधर लाई करना है और फिर y ने भी वही इसी के इक्वल होना है, ठीक है। कुछ समझ आई आप लोगों को इस बात की कि क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ प्लॉट कर ही नहीं सकते, वो सारी तो टर्म हो ही जीरो गई है। तो फिर तब हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू को यूज करते हैं, तब कहते हैं कि y ऑफ i क्या होता है, अल्फा के इक्वल, वरना इसका कोई खास रोल नहीं है इंटरसेप्ट का, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ज्यादा रोल किसका होता है, बीटा का होता है, अल्फा को कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट रोल तभी होता है जब आपके पास बीटा जीरो हो जाए,
यानी बीटा 0 हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि y और x के दरमियान कोई खास रिलेशनशिप नहीं है, तो उसका रिलेशनशिप हम बस y की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए अल्फा को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। असल जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बीटा है, या अल्फा कह लो, इस चीज के लिए इंटरसेप्ट जो है वो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें काम आती है, इसका जो बीटा की वैल्यू निकालते वक्त हमें फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज कोई इसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब आप लोग बीटा को देखो, बीटा के बारे में, इसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्लोप के अलावा इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। स्लोप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हम अपनी स्लोप बनाते हैं उसमें वो वही तो, यही तो इनके दरमियान भी y और x के दरमियान रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहा होता है, तो स्लोप भी इसका नाम है और रिग्रेशन कोफिशिएंट भी। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि अगर उन्होंने रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको कहा हुआ होगा, बहुत ज्यादा कहा जाता है इसको, काफी लोग इसको स्लोप, लेकिन मोस्टली जो स्टैटिस्टिशियंस है वो क्या कहते हैं, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये आप लोग लिख लो, बाद के पेपर में अगर आए तो फिर बैठे ना होना कि ये क्या होता है, बीटा को ही कहते हैं जस्ट, ठीक है। और बीटा क्या वो करता है, y और x के दरमियान रिलेशनशिप। अच्छा, किस तरह से करता है वो भी आप लोग एक दफा सुन लो, ये सारा एक दफा मैंने इंट्रो आप लोगों को दे दिया, एक और पॉइंट जरा स्किप हो गया वो मैं एंड में बताती हूँ फिर। अच्छा, बीटा बेसिकली किस तरह से रिलेशनशिप को डिटरमिन करता है y और x के दरमियान, हम कहते हैं कि यानी कि ये है ना, और बीटा ऑफ x तो फाइव इस तरह से है, तो हम कहते हैं कि अगर हम, अब आप लोग ये बात गौर से सुनना, ये आप लोगों ने लिखना भी है, आप लोगों को आनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर हमने एक यूनिट इंक्रीज की है x में, ठीक है, तो y में कितना इंक्रीज होगा, जो बीटा की वैल्यू होगी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, x में अगर हमने एक यूनिट का इजाफा किया है, वैल्यू होगी ना उतना इंक्रीज होगा y में, ठीक है। तो यानी कि एक यूनिट इंक्रीज के लिहाज से y में बीटा टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, या डिक्रीज, अगर माइनस की वैल्यू है यहाँ पे तो फिर डिक्रीज। एग्जांपल इसकी देख लो कि हम लोग कहें कि y ऑफ i की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या आई है 2.57 फॉर एग्जांपल, और x ऑफ i, तो हम कहते हैं कि हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर एक यूनिट का इजाफा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास y में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना इंक्रीमेंट लगेगा, 2.57 टाइम्स, ठीक है ना। हम एक एक यूनिट बढ़ाते जाएंगे, y में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, 2.57 यूनिट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। ये अब आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसकी एग्जांपल थोड़ी सी देख लो कि फॉर एग्जांपल वही अगर हम स्टडी आवर्स और उसकी लेते हैं, x हमारे पास क्या था, स्टडी आवर्स थे, और हमारे पास y क्या था, मार्क्स। तो अब आप लोग देखो स्टडी आवर्स, अगर हमारे पास वही वाला मॉडल ले लो कि हमारे पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू वही बात की अभी इतनी, जब बीटा की वैल्यू तो फिर इतनी उसमें इंटरप्रिटेशन में जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिलहाल अगर हम इसी को देख लें 2.57 और xi और अल्फा कोई भी था, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम स्टडी आवर्स में 1 घंटा इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 आवर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो मार्क्स उसके हिसाब से 2.57, जितने पहले मार्क्स थे ना, फॉर एग्जांपल अगर 4 मार्क्स थे तो 2.5, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता तो हो कि हम जो ये रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहे हैं तो किस तरह से, किस हिसाब से उसको डिफाइन करते हैं, कि किस तरह से वो उस पर अफेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे भी अब आप लोग ओवरऑल इन जनरल देख लो, तो क्या है कि एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट ही है, उससे कोई, उसमें तो हम खुद इंक्रीज कर रहे हैं ना, यूनिट इंक्रीज हम क्या करें, अपने पास से कर रहे हैं, और वाई में फिर उस ऑटोमेटिकली होता जाएगा एक्स के इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से, ठीक है। तो y क्या होता है, इसी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उस पर डिपेंड करता है। चलो अच्छा, दूसरा आप लोग ना ये पेज नंबर 395 पे देखो, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले, उसमें जो लास्ट 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, इट इज रेलेवेंट टू नो दैट इन रिग्रेशन स्टडी अ वेरिएबल, अच्छा इंडिपेंडेंट नहीं, लास्ट पैराग्राफ देखो, उसमें लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट, प्रिडिक्टेंट, रिस्पांस और एक्सप्लेन। y जो आपके पास y के और भी जो नाम है ना वो भी आप लोगों ने लिख लेना कि y को क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है ना, y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कह सकते हैं, रिग्रेसेंट भी कहते हैं, प्रिडिक्टेंट भी, रिस्पांस भी और एक्सप्लेन भी। तो अगर इनमें से कोई नाम यूज हो जाए तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो क्या होगा, डिपेंडेंट ही होगा, y को ही कहेंगे।
और दूसरा ये कि आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट के क्या क्या नाम है, नॉन रैंडम भी लिखा हुआ है, रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, रिग्रेशन और एक्सप्लेनेटरी। तो ये आप लोगों के पास एक्स और वाई के नेम्स है। एक मैं स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों का, अगर आप लोगों की वैसे अटेंडेंस लगनी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की मैं अगर कोई मिसिंग थी तो उसमें लगा दूंगी। चलो ये आप लोगों के पास इसकी एक तरह से इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया है। अगर आप लोग तो अब नेक्स्ट बेसिकली हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम ए और बी की वैल्यू बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा अब आप लोग देख लो यहाँ से, ये प्रॉपर्टीज मैं अभी देखूंगी कि ये जो है 397 पे ये करवाने वाली है या नहीं है। बाकी अच्छा आप लोग ना अपनी कोर्स आउटलाइन पास रखो। कोर्स आउटलाइन में एक चीज है कि एनोवा वाला जो सेक्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, एनोवा की assumptions भी है, तो वो आप लोग उस चैप्टर में ढूंढ लो, 20 चैप्टर में होगी, 4-5 assumptions है, वो आप लोगों ने एक दफा देख लेनी है, बहुत आसान है, समझ आ जाए तो ठीक है, वरना मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो आप लोग थोड़ी बहुत इधर उधर की डेफिनेशंस वगैरह के लिए वो वाली चीजें भी आप लोग देख लेना, कर लेना। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखो अगर कि हमने जो बेसिकली डिटरमिन करनी होती है वैल्यू, उसके लिए आप लोग क्या करते हो। अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है वो आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर हम इसका मीन निकालेंगे, तो हमारे पास सैंपल का मॉडल था ना, तो हम इसका मीन निकाले, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ले, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? यस हाँ मैम जी, पढ़ा कोई था। बताए? तो उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का नाम सुना था आपने? यस मैम। क्या होती है? क्या होती है ये रिवाइज करना पड़ेगा मैम, एक्सपेक्टेड वाली बोला। बिल्कुल भी नहीं याद? रिवाइज याद है जैसे थोड़ा आप बहुत। लोग अपने कॉन्सेप्ट को ना, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन को ही कहते हैं, लेकिन किसका मीन होता है आपके पास, रैंडम वेरिएबल का मीन होता है, ठीक है। क्योंकि रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटीज होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और से सुन लो, आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, उसमें क्या होती है हमारे पास, ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं। ये एक्स ऑब्जर्व वैल्यू है जो हमने खुद ऑब्जर्व की है, और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका जब हम मीन निकालेंगे तो वो एक्स बार होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? जबकि रैंडम वेरिएबल हम उसको एक्स ही कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, रैंडम वेरिएबल जिसका आउटकम पहले से हमें नहीं पता होता, जो हमने ऑब्जर्व नहीं किया होता, जो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करते हैं। जिस तरह से कॉइन टॉस किया, हमें तो नहीं पता था हवा में जब कॉइन था, हमें नहीं पता था हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर हमने उसको जस्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने निकाला है, तो हेड आ गया या टेल आ गया। तो ये आप लोगों का रैंडम वेरिएबल हुआ। रैंडम वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके आने के कितने चांसेस है। इसके आने के चांसेस तो हमें, चांसेस तो जरूरत ही नहीं, हमें था कि जी 15 इयर्स एज जो है वो 3 बच्चे हैं, हमने खुद ऑब्जर्व किया, उसमें चांसेस वाली तो कोई बात ही नहीं। जबकि रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हेड आने के कितने चांसेस है, 50% चांसेस है। तो आपके पास रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसका जब हम मीन निकालते हैं ना ऑब्जर्व का, वो अरिथमेटिक मीन होता है। जबकि इसका क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, होता मीन ही है, लेकिन हम उसको टर्म डिफरेंट देते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये रैंडम वेरिएबल है, उसके मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहेंगे। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। तो रिवाइज करने की ये आप लोग बस अपने कॉन्सेप्ट अगर सही रखो कि रैंडम वेरिएबल का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है उसके साथ, वो उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। यही फर्क है आप लोगों का। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू नहीं है, रैंडम वेरिएबल अगर हम, ये रैंडम के उसमें ही होता है, ऑब्जर्व बस वही होता है, जस्ट सिंपल सिंपल डाटा आप लोगों को दिया होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसे कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाती है आप लोगों के पास, अगर आप लोग इसका मीन, अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेड वैल्यूज याद है, देखो मीन उसी तरह से होगा, कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट ही, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा मीन, 2 का मीन लो तो 2 ही आएगा। कांस्टेंट का मीन क्या होता है, ये 0 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास क्या, अल्फा प्लस बीटा, और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ वाई। एरर का जो है ना आप लोगों के पास, वो क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो 0 होती है। तो ये आप लोगों की प्रॉपर्टीज में इतना है ये, लेकिन प्रॉपर्टीज मेरा ख्याल है इंक्लूडेड नहीं है,
खैर आप लोग कोर्स आउटलाइन में चेक कर लिया करो, मैंने अभी पास पेपर्स देखे थे थोड़े से। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, उसके लिए आप लोग निकालो पेज नंबर 398। ये क्लास का टाइम ओवर नहीं होने वाला, टाइम हुआ क्या वैसे? चलो अगर एंड हो जाता है तो आप लोग 5-10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेना, एक दफ़ा मैं स्टार्ट करवा दूँ, फिर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को मैं फिर किस साथ साथ देती जाऊँगी। अच्छा आप लोग देखो कि हमने इसका जो निकालना है ना, आप लोग ऐसे डायरेक्ट ही कर लो इसको, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसको निकालना होता है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, और ये होता क्या है मेथड बेसिकली कि ऐसा मेथड होता है जिससे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें, वो क्या करें, हमारे एरर को मिनिमाइज करें, यानी कि ऐसी एक्यूरेट वैल्यू हो, ऐसी अच्छी वैल्यू हो अल्फा और बीटा की, अगर हम सिंपल लैंग्वेज, कि वो हमारे पास एरर को मिनिमाइज करे, ठीक है ना। सबसे जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो वो देता है ये हमारे पास मेथड अल्फा और बीटा की। तो आप लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा की जस्ट फॉर्मूलाज देख लो। अच्छा ये जो आप लोग पेज नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है, मैं वहीं से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों का ये काम ही नहीं है कि आप लोग इतनी उसमें इसको डिराइव करो, डेरिवेशन का आप लोगों का काम ही नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 10.1 देखो पेज नंबर 400 पे, यहाँ से आप लोगों की अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल सकती है। तो आप लोग जस्ट, अच्छा एक सेकेंड देख लो, मैं एक मिनट ना पास्ट पेपर में देखती हूँ कि ये निकालने वाली है या नहीं। आप लोग के सामने रखा करो पास्ट पेपर्स, और उसमें देखोगे आप लोग को क्या गिवन। अच्छा एक मिनट, ये आप लोग जरा, हाँ आप लोग अगर 2019 वाला देखो तो उसमें ये चीजें दी हुई हैं, लेकिन ये है कि शॉर्ट उसमें दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को करवाते वक्त कर दूंगी। चलो भारत मतलब है कि करना है ये चीज। एग्जाम्पल से आप लोग देख लो, एक्स और वाई देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि एक्स क्या है वाई क्या है इस एग्जाम्पल